एवरीवन, दिस इज प्रिया सेन। वेलकम टू ज्ञान सागर क्लासेस। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और खुश होंगे। तो हमने स्टार्ट की है आपकी एमसीक्यू सीरीज विद कंसेप्ट, जिसमें हम ऑलरेडी प्राइस डिटर्मिनेशन डिफरेंट मार्केट चैप्टर हमारा स्टार्ट कर चुके हैं। उसके अंदर भी हम पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं, जहां पर हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए थे विद कंसेप्ट। इसी चैप्टर के रिमेनिंग क्वेश्चन आज हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और हमारी जो सीरीज होगी वो किसके अकॉर्डिंग चलेगी, आपके इंस्टीट्यूट का जो वेटेज दे रखा है उसके अकॉर्डिंग। हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर सबसे ज्यादा वेटेज कौन सा चैप्टर का है? प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट का। उससे उस चैप्टर से आपके कम से कम 15 क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। तो हम ऑलरेडी 30 क्वेश्चंस चैप्टर के डिस्कस कर चुके। रिमेनिंग क्वेश्चन को आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारे सारे क्वेश्चन हो चुके हैं क्वेश्चन नंबर 30 तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। ये क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है? डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली implies that the monopolist charge different price for his commodity। क्या बोला गया है? डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली किसमें होगी? जहां पर मोनोपोलिस्ट चार्ज करता है डिफरेंट प्राइस फॉर हिज कमोडिटी फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप ऑफ कंज्यूमर फॉर डिफरेंट यूजेस एट डिफरेंट प्लेसेस। तो पहले तो हम एक बात सीख लेते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल होगा सिर्फ और सिर्फ मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट के सेलर को ही हम मोनोपोलिस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, और इस मोनोपोली मार्केट में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है 3 बेसिस के ऊपर। उसको हम बोलते हैं 3 डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन इन प्राइस। और यहाँ पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है जब मोनोपोली मार्केट का सेलर या मोनोपोलिस्ट एक ही गुड्स और एक ही सर्विस के लिए डिफरेंट डिफरेंट पर्सन से डिफरेंट डिफरेंट प्राइस चार्ज करता है। तो 3 डिग्री पे कौन कौन सा हो सकता है? 3 डिग्री में हमारे आते हैं फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। ये हमने लिखा फर्स्ट डिग्री, ये हो गया हमारा सेकंड डिग्री एंड अदर वन इज थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री का जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है वो होता है हमारा कंज्यूमर बेसिस। कंज्यूमर बेसिस मतलब इसके अकॉर्डिंग जिन कंज्यूमर की परचेसिंग पावर ज़्यादा है उनसे उस गुड्स के लिए हाई प्राइस चार्ज कर लो, और जिन कंज्यूमर की इनकम कम है या परचेसिंग पावर कम है उनसे सेम गुड्स के लिए कम प्राइस चार्ज करो। तो यहाँ पर जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है कंज्यूमर की इनकम या परचेसिंग पावर के बेसिस पे होता है। सेकंड डिग्री में जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है वो होता है हमारा क्वांटिटी के बेसिस पे। यहाँ पे कंज्यूमर बेसिस हो गया, यहाँ पे क्वांटिटी बेसिस हो गया। और थर्ड डिग्री में होता है हमारा सब मार्केट या इलास्टिसिटी के बेसिस पे। सब मार्केट या इलास्टिसिटी के बेसिस। देखिए, फर्स्ट वाले प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में सेलर क्या करता है? जिनकी परचेसिंग पावर ज्यादा होती है उनसे प्राइस ज्यादा चार्ज करता है, और जिनकी परचेसिंग पावर कम होती है उनसे प्राइस कम चार्ज कर लेता है। सेकंड डिग्री होता है क्वांटिटी वाला। दैट मीन्स अगर आप बल्क क्वांटिटी परचेज करते हो तो आपको डिस्काउंट मिल जाता है, तो यहाँ पे प्राइजेस क्या रहेगी? लो। अगर आप स्मॉल क्वांटिटी बाय करते हो तो आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा, तो प्राइजेस क्या हो जाएगी?
हाई, और थर्ड डिग्री में होता है सब मार्केट के बेसिस पे। सब मार्केट का मतलब यहाँ पे कोई भी सेलर अपने मार्केट सेगमेंट को दो पार्ट में डिवाइड करता है, जिसमें से एक मार्केट सेगमेंट होता है उसका इलास्टिक, दूसरा होता है इन इलास्टिक। इलास्टिक इलास्टिक का मतलब है मार्केट में डिमांड क्या होती है, एक मार्केट में उस सेलर की कमोडिटी की डिमांड होती है इलास्टिक, एक में होगी इन इलास्टिक। जिस भी मार्केट में उस सेलर की डिमांड इलास्टिक होती है दैट मीन फ्लेक्सिबल होती है, और जिस मार्केट में फ्लेक्सिबल होगी दैट मीन्स अगर वहां पे प्राइस चेंज होगी तो डिमांड में ज्यादा चेंज आ जाएगा। इलास्टिसिटी का मतलब ई इज मोर देन वन हो जाएगा। परसेंटेज चेंज इन डिमांड विल बी मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो यहाँ पे सेलर क्या करता है, प्राइस को जनरली कम ही रखता है, ठीक है। प्राइस कम रखेगा तो डिमांड ज्यादा होगी। इन इलास्टिक मार्केट में क्या होता है, ई ऑलवेज विल बी, ई ऑलवेज भी लेस देन वन। तो ऑलवेज भी लेस देन वन होगी दैट मीन्स प्राइस में चेंज हो जाए लेकिन डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं होगा। तो इन इलास्टिक मार्केट में सेलर प्राइस क्या रखता है, हाई रखता है, और इलास्टिक में कम रखता है। तो ये होता है हमारा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इन मोनोपोली मार्केट। सिर्फ कौन से मार्केट में पॉसिबल है, सिर्फ मोनोपोली मार्केट में, और 3 डिग्री के बेसिस पे होता है। पहला कंज्यूमर, सेकंड क्वांटिटी, और थर्ड सब मार्केट बेसिस। तो आइए इसका आंसर देखते हैं अब हम। Discriminating monopoly implies that a monopolist charge different price for his commodity from different group of consumer भी सही है, for different uses भी सही है, at different places भी सही है। तो तीनों सही है। इसका आंसर क्या होगा, 31 का आंसर ऑप्शन डी। Price discrimination will be profitable only if the elasticity of demand in different sub market is। देखिए आपने थर्ड डिग्री वाला जो देखा है, थर्ड डिग्री वाले में क्या है, दोनों मार्केट की इलास्टिसिटी डिफरेंट है। दैट मीन्स एक मार्केट में इलास्टिक होगा, दूसरे में इन इलास्टिक होगा। दैट मीन्स मोनोपोली मार्केट का सेलर जो मोनोपोलिस्ट होता है वो अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइस तभी चार्ज कर सकता है जब एक मार्केट में उसकी डिमांड क्या हो, इलास्टिक, दूसरे में क्या हो, इन इलास्टिक। तो यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंट सब मार्केट में क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। अगर यूनिफॉर्म होगा तो आप कर ही नहीं सकते। यूनिफॉर्म मतलब दोनों ही मार्केट में इलास्टिक है, दोनों में इन इलास्टिक है, तो यूनिफॉर्म होगी तब नहीं कर सकता, लेस होगा तब भी नहीं कर सकता, जीरो होगी तब भी नहीं कर सकता। इसका आंसर क्या होगा, डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब एक मार्केट में इलास्टिक होनी चाहिए, अदर मार्केट में इन इलास्टिक होनी। 33, इन द कंटेक्स्ट ऑफ ओलिगोपोली, in the context of oligopoly the kink demand hypothesis is designed to explain। अब कौन सा मार्केट आ गया अपना, ओलिगोपोली मार्केट। देखिए ओलिगोपोली मार्केट का डिमांड कर्व कैसा होता है, ऑलरेडी आपको पता है कि ओलिगोपोली मार्केट वो मार्केट होता है जहां पर फ्यू सेलर होते हैं। सेलर मतलब जहां पे कुछ ही सेलर होते हैं कमोडिटी को सेल करने के लिए। तो स्वीजी ने इसका डिमांड कर्व का कंसेप्ट दिया था। उन्होंने क्या दिया था, इस मार्केट का डिमांड कर्व क्या होता है, किंक। किंक मतलब इसके बीच में होता है किंक, ये हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा था। यहाँ पर जो बैंड है बीच में इसको क्या बोलते हैं, ए पॉइंट को किंक बोलते हैं। ए पॉइंट से पहले इलास्टिसिटी क्या होती है, मोर देन वन होती है। ए पॉइंट के बाद इलास्टिसिटी क्या होगी, लेस देन वन होगी। दैट मीन्स किंक से पहले ओलिगोपोली मार्केट में किंक डिमांड कर्व की इलास्टिसिटी क्या होती है, इज मोर देन वन, और उसके बाद होती है इज लेस देन वन। और ऐसा होता क्यों है, इससे भी क्वेश्चन आता है, अभी आगे देखेंगे। इसको यहीं पे समझ लेते हैं कंसेप्ट को। ये ओरिजिनल प्राइस है और यहाँ पर ओरिजिनल क्वांटिटी, यहाँ पे हमने लिखी पी और यहाँ पे लिखी। जब प्राइस P1 कर देता है कोई सेलर, देखिए इसने P1 कर दी, कि क्वांटिटी कितनी कम हो गई, Q। आपको डिफरेंस दिख रहा है दोनों में, P से P1 हुई, समझ लीजिए ये 10% है, तो Q से Q1 कितना कम हो गया, 3%। दैट मीन्स ओलिगोपोली मार्केट का सेलर अगर अपनी प्राइस को जो ऑलरेडी प्रिवेल कर रही है उससे इंक्रीज कर देता है तो उसकी डिमांड ज्यादा से कम हो जाती है। दैट मीन्स प्राइस इंक्रीज होने का कमोडिटी की डिमांड पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। इसका उल्टा कर सकते हैं, इसका उल्टा कैसे होगा, अगर प्राइस को ये पी से P2 कर दे, से P2 कर दी, देखिए डिमांड कितनी इंक्रीज, पी से P2 हो गई तो यहाँ पे Q से Q2। अब ऊपर जो क्या था उसका उल्टा हो गया, प्राइस अगर 10% से इंक्रीज हुई है तो डिमांड 5% से ही इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो P से P1 करा तो प्राइस के कंपैरिजन में डिमांड पे ज्यादा इंपैक्ट पड़ा। तो यहाँ पे अगर हम इलास्टिसिटी निकाले ए से पहले, ए से पॉइंट से पहले इलास्टिसिटी कैसे निकालेंगे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना हुआ 10%, और परसेंटेज चेंज इन डिमांड कितना हुआ 15%। तो 15% डिवाइड बाई 10% कितना आ गया हमारा 1.5, विच इज इज मोर देन 1। अगर किंक के पहले देखे, अभी हमने किंक के ऊपर बात की थी, किंक के पहले देखिए क्या हुआ है,
प्राइस पी से P2 हुई तो डिमांड 5% से इंक्रीज हुई है, तो 5% डिवाइड बाय 10%, तो यहाँ पे ई क्या आया हमारा 0.5 विच इज लेस देन। तो आपको रटना नहीं है, अगर आप एग्जाम में ग्राफ बना के देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जहाँ पर प्राइस के कंपैरिजन में डिमांड में ज्यादा चेंज आता है वहाँ पे ई मोर देन 1 होती है, जहाँ पे प्राइस के कंपैरिजन में डिमांड में कम से चेंज आता है वहाँ पे ई लेस देन 1 होती है। अब आइए क्वेश्चन को करते, इससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। इन द कंटेक्स्ट ऑफ ओलिगोपोली द किंग डिमांड कर्व हाइपोथेसिस डिजाइन टू एक्सप्लेन। अब ये बनाया क्यों गया है, इसके बनाने का पर्पस ये है कि कोई भी सेलर, ओलिगोपोली मार्केट का कोई भी सेलर अगर प्राइस को इंक्रीज करता है इस पर्पस से कि उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बट एक्चुअल में होता क्या है, जैसे ही वो प्राइस को इंक्रीज करता है उसकी डिमांड 15% से डिक्रीज हो गई। इसका उल्टा अगर वो प्राइस को कम भी कर देता है तो डिमांड इंक्रीज तो होती है, बस प्राइस के कंपैरिजन में कम से ही इंक्रीज होती है। दैट मीन्स दोनों ही सिचुएशन में उसको कोई खास बेनिफिट हो नहीं रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, इस किंक वाली प्राइस को प्राइस रिजिडिटी। प्राइस रिजिडिटी का मतलब कोई भी सेलर ना तो प्राइस को इंक्रीज करे ना ही प्राइस को डिक्रीज करे। एक्चुअल में ऐसा होता है क्यों है, जब ये पी से P1 प्राइस करता है तो मार्केट के और सेलर क्या करते हैं, अपनी प्राइस को चेंज नहीं करते, कि उनकी प्राइस कांस्टेंट ही रहती है। तो इस जिस भी सेलर ने अपनी प्राइस इंक्रीज करी है इसके कमोडिटी की प्राइस अदर सेलर्स के कंपैरिजन में इंक्रीज हो जाती है, इसलिए इसकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसका उल्टा क्या होता है, जब ये पी से P2 कर देता है तो अदर सेलर भी क्या करते हैं, कम कर देते हैं, इसलिए इसकी डिमांड उतने परसेंट से इंक्रीज नहीं हो पाती। इसलिए ओलिगोपोली मार्केट में बोला जाता है कि यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट फॉलो होना चाहिए, प्राइस रिजिडिटी, इसको प्राइस डिपेंडेंसी भी बोलते हैं। इसी मार्केट में प्राइस डिपेंडेंसी होती है और इसी मार्केट में प्राइस रिजिड भी होती है। इसका आंसर क्या होगा, हाइपोथेसिस किस वजह से डिजाइन हुआ है, प्राइस रिजिडिटी। ना तो प्राइस को इंक्रीज करना है ना डिक्रीज करना है। 34 द फर्म इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इज प्राइस टेकर। बिल्कुल सही बात बोली कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में फर्म क्या होती है, प्राइस टेकर होती है। हमने देखा था परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट प्राइस टेकर होता है और इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट प्राइस मेकर होता है। दिस डेजिग्नेशन एज अ प्राइस टेकर इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट प्राइस टेकर होता है, किस अजम्पशन पे बेस्ड है। इसकी अजम्पशन ये है कि देखिए परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में बहुत सारे सेलर होते हैं और जब बहुत सारे सेलर होंगे तो वो क्या करेंगे, सेम कमोडिटी को बना रहे, सेम कमोडिटी बना रहे और बहुत सारे बायर भी है। तो इसका मतलब ये हुआ जो सेलर होता है वो मार्केट की पूरी डिमांड में से कुछ ही डिमांड की सप्लाई कर रहा है, तो चाहकर भी प्राइस को इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकता। अगर वो मार्केट से बाहर भी चला जाए तब भी पूरे मार्केट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज वो पूरे मार्केट में जितनी डिमांड है उसका बहुत ही कम परसेंटेज मार्केट में सप्लाई कर रहा है। बिकॉज एक ही चीज को बेचने वाले बहुत सारे सेलर है, आप चाहकर भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई नहीं कर सकते। तो इसका रीजन होता है there are so many buyer and seller in the market that any individual firm cannot affect the market। तो आप मार्केट की बहुत ही कम क्वांटिटी को प्रोड्यूस करते हो तो आप चाहकर भी प्राइस को इंक्रीज करोगे तब भी पूरे मार्केट पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। 34 का आंसर होगा ऑप्शन बी। 35 suppose that the demand curve for the xyz company slope downward and to the right, we can conclude that xyz कंपनी है जिसका डिमांड कर्व कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है? देखिए डाउनवर्ड स्लोपिंग कौन से मार्केट का होगा, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का डिमांड कर्व कैसा होता है, पैरेलल टू ओएक्स एक्सिस, हमने प्रीवियस क्लास में देखा ही था। अगर हम दोनों मार्केट के कर्व की बात करें, परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन में भी और मार्केट आ जाते हैं, जैसे अपने इम्परफेक्ट में फर्दर मार्केट कौन कौन से आते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, आता है मोनोपोली। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो सेलर का डिमांड कर होता है वो कैसा होता है, पैरेलल टू ओ एक्स एक्सिस, और इन तीनों ही मार्केट में डिमांड कर कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हर मार्केट में जो ए आर कर होता है वही उस मार्केट में डिमांड कर भी होता है और वही उस मार्केट की प्राइस भी होती है। ये क्या शो कर रहा है कि आप कितनी भी क्वांटिटी सेल कर लो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, क्यू Q1 Q2 Q3 या 4, बट
सेलर प्राइस को चेंज नहीं कर सकता। दैट मीन्स आपको प्रिवेलिंग प्राइस पे ही क्वांटिटी को सेल करना पड़ेगा। तो इस मार्केट में प्राइस क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। बट इस मार्केट में क्या होता है, इस मार्केट में तीनों ही फर्म क्या होती है, प्राइस मेकर होती है। इसको क्या बोलते हैं हम, प्राइस टेकर, और इसको क्या बोलते हैं हम, प्राइस मेकर। अगर प्राइस मेकर फर्म है मार्केट में तो सबका कोई ना कोई कंट्रोल होगा प्राइस के ऊपर। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में बहुत ही कम कंट्रोल होता है फर्म के पास प्राइस डिसाइड करने का। ओलिगोपोली मार्केट में इसके कंपैरिजन में ज्यादा होता है, बस इसके कंपैरिजन में कम होता है। मोनोपोली मार्केट में बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है प्राइस को, बहुत ज्यादा पावर होती है सेलर के पास प्राइस को कंट्रोल करने की, इसलिए उसको बोलते हैं कंसिडरेबल पावर टू प्राइस कंट्रोल। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं हम इसको, ये तीनों मार्केट क्या हो गए हमारे, प्राइस मेकर हो गए। अब प्राइस मेकर फर्म का डिमांड कर क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। बिकॉज अगर प्राइस मेकर फर्म को अपनी एडिशनल क्वांटिटी सेल करनी है तो उसे प्राइस क्या करनी पड़ती है, डिक्रीज करनी पड़ती है। जब पी थी तो क्यू क्वांटिटी सेल हो रही थी, जब पी वन हो गई तो क्यू वन सेल हो गई, और जब पी टू और कम हो गई तो क्यू टू क्वांटिटी सेल हो गई। तो जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट होता है उसका तो होता है पैरेलल, और इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट का क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या था। सपोज दैट द डिमांड कर्व फॉर द एक्सवाइजेड कंपनी स्लोप डाउन एंड द राइट वी कैन कंक्लूड दैट। तो पहले तो बोला क्या, डिमांड कर, डिमांड कर किसको बोलते हैं, एवरेज रेवेन्यू कर को। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि ए आर कर्व क्या होता है या डिमांड कर्व कौन सा कर्व होता है। तो एवरेज रेवेन्यू कर्व भी डिमांड कर्व होता है, डिमांड कर्व भी एवरेज रेवेन्यू कर्व होता है। स्लोप डाउनवर्ड है तो इससे बात पता चल गई कि अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा तो कौन सा मार्केट होगा, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। we can conclude that the firm operate in perfectly competitive market। तो यह तो बिल्कुल गलत हो चुका है, बिकॉज डाउनवर्ड स्लोपिंग है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट तो हो ही नहीं सकता। the firm can sell all that it wants to at a established market price। the XYZ company is not a price taker in the market because it must lower to sell additional unit of output। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी क्यों नहीं होगा, द फर्म कैन सेल ऑल दैट इट वांट्स टू एट एस्टेब्लिश मार्केट प्राइस। अगर एस्टेब्लिश मार्केट प्राइस होगी तो कैसा बनेगा, ओ एक्स एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल। ये एस्टेब्लिश मार्केट प्राइस, इस पे सारी क्वांटिटी को सेल कर सकते हैं, लेकिन इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में पॉसिबल नहीं है। सी क्या बोल रहा है देखिए, एक्सवाइजेड कंपनी इज नॉट प्राइस टेकर, बिल्कुल सही बात बोली गई। बिकॉज जिस भी फर्म का डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा वो प्राइस टेकर ना होकर क्या होगी, प्राइस मेकर होगी इन द मार्केट, बिकॉज इट मस्ट लोअर प्राइस टू सेल एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। बिकॉज अगर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट की फर्म को अपनी एडिशनल यूनिट सेल करनी है तो उसे प्राइस क्या करनी पड़ती है, कम करनी पड़ती है, इसलिए एवरेज रेवेन्यू कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ऑप्शन डी, द एक्सवाइजेड कंपनी विल नॉट बी एबल टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट बिकॉज प्राइस एंड रेवेन्यू आर सब्जेक्ट टू द चेंज। तो ऑप्शन डी भी गलत है, इसका आंसर होगा ऑप्शन 36। If firms in the toothpaste industry have the following market share, which market structure would best describe the industry? तो बोला गया यहाँ पे आपको टूथपेस्ट की ब्रांड दे रखी है, इससे पूछा गया है कि कौन से मार्केट स्ट्रक्चर को दिखा रहा है। देखिए कुछ ही इंडस्ट्री के नाम दे रखे हैं, टूथपेस्ट, डेंटिपेस्ट, शाइन ब्राइट, और इन लोगों ने तो बोला कि टूथपेस्ट है ही नहीं, ब्राइटर देन व्हाइट, पेस्ट स्टफ और अदर्स। तीन चार इंडस्ट्री ही दिख रही है जिनका लार्ज शेयर है, और जब भी किसी मार्केट में कुछ ही इंडस्ट्री होती है तो उसको क्या बोलते हैं, ओलिगोपोली मार्केट। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, दैट मीन्स ओलिगोपोली मार्केट। 37, द किंग डिमांड कर मॉडल ऑफ ओलिगोपोली अज्यूम दैट। डिमांड कर होता है ओलिगोपोली मार्केट का किंग, वो क्या अज्यूम करता है, ऑप्शन वन, द रेस्पॉन्स ऑफ कंज्यूमर टू अ प्राइस इंक्रीज इन लेस देन द रेस्पॉन्स टू अ प्राइस डिक्रीज। देखिए पहला क्या बोला गया है, पहले हम किंग डिमांड कर निकालते हैं, यहां से आपको अच्छे से समझ में। ऑप्शन है देखते, the response of a price increase is less than the response to a price decrease। Option 2 है the response of a price increase is more than the response to a price decrease। The elasticity of demand is constant regardless of whether price increase or decrease। ये तो गलत है, इसमें elasticity of demand constant नहीं होती, because किंक से पहले E more than 1 होता है, किंक के बाद E less than 1 होता है, तो C तो बिल्कुल नहीं होगा। द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक प्राइस इंक्रीज एंड परफेक्टली इलास्टिक प्राइस डिक्रीज, ये भी नहीं होता, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक का कर्व ऐसे बनता है, परफेक्टली इलास्टिक का ऐसे बनता है, बट जबकि यहाँ पर तो किंक कैसा बनता है, किंक वाला। तो सी और डी तो हमने पहले एलिमिनेट कर दी कि सी और डी तो इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। अब बचे कौन से ऑप्शन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, प्राइस इंक्रीज इज लेस देन द रेस्पॉन्स टू प्राइस डिक्रीज, और द रेस्पॉन्स ऑफ कंज्यूमर टू अ प्राइस इंक्रीज इज मोर देन द रेस्पॉन्स टू अ प्राइस डिक्रीज। तो अब इसमें देख लीजिए किंक वाले में कहाँ पे रेस्पॉन्स ज्यादा होता है। देखिए इस वाले में क्या हुआ, जब पी से पी वन प्राइस इंक्रीज हुई है, पी से पी वन प्राइस क्या हुई है हमारी
इंक्रीज। प्राइस इंक्रीज कितने परसेंट से हुई है हमारी? 10% से। तो कंज्यूमर का रेस्पॉन्स कितना आया है? 15% से डिक्रीज। दैट मीन्स जैसे ही प्राइस 10% से इंक्रीज हुई है, कंज्यूमर रेस्पॉन्स आया है हमारा 15%। So that means response of price increase is less than response to consumer behavior या attitude। यहाँ पे देखते हैं पहला एमसीक्यू वापस। द रेस्पॉन्स ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंक्रीज इज लेस देन द रेस्पॉन्स टू ए प्राइस डिक्रीज। तो प्राइस इंक्रीज का लेस होता है रेस्पॉन्स कंपेरेटिवली टू प्राइस डिक्रीज। द रेस्पॉन्स ऑफ कंज्यूमर टू ए प्राइस इंक्रीज इज मोर देन द रेस्पॉन्स टू ए प्राइस। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। देखिए कैसे होगा ऑप्शन बी। जब पी से हम P1 गए तो प्राइस इंक्रीज कितने से हुई? 10% से। बट कंज्यूमर के डेटा में चेंज कितने परसेंट से आया? 15% से। इसका उल्टा करते, जब P से हम P2 गए थे तो प्राइस इंक्रीज कितने परसेंट से हुई है हमारी? प्राइस इंक्रीज नहीं, प्राइस डिक्रीज 10% से हुई है। बट कंज्यूमर की डिमांड कितने परसेंट से इंक्रीज हुई है? 5%। देखिए रेस्पॉन्स कहाँ पे ज्यादा आया? प्राइस इंक्रीज हो जाने पर तो 10% इंक्रीज हो जाने पर कंज्यूमर का 15% से डिमांड इंक्रीज होती है। बट यहाँ पे 10% इंक्रीज हो जाने पर 5% से ही चेंज आता है। तो डिक्रीज हो जाने पर तो कंज्यूमर कम रेस्पॉन्स देता है, बट इंक्रीज हो जाने पर कंज्यूमर ज्यादा रेस्पॉन्स देता है। इसका आंसर क्या होगा? द रेस्पॉन्स ऑफ कंज्यूमर टू अ प्राइस इंक्रीज करने पर कंज्यूमर ज्यादा रेस्पॉन्स देता है इन कंपेरेटिवली टू प्राइस डिक्रीज हो जाने पर। तो 37 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन। क्लियर है? 38 देखते। द फर्म एनकाउंटर इट्स शटडाउन पॉइंट। फर्म का शटडाउन पॉइंट क्या होता है? कभी कंसेप्ट देख लेते एक बार हम। शटडाउन पॉइंट का मतलब होता है बिजनेस को बंद करना तो बिल्कुल नहीं होता। शटडाउन पॉइंट मींस प्रोडक्शन एक्टिविटीज को कुछ टाइम के लिए बंद कर देना। स्टॉप फॉर सम या फ्यू पीरियड। ठीक है, बिजनेस बंद नहीं कर रहे, सिर्फ प्रोडक्शन एक्टिविटी को बंद कर रहे। शटडाउन पॉइंट बोलते हैं जहां पर कमोडिटी की प्रोडक्ट की प्राइस उसके किसके इक्वल हो जाती है? एवरेज कॉस्ट के इक्वल। एवरेज कॉस्ट नहीं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की। ए बी। ठीक है, जब कोई भी फर्म अपने प्रोडक्ट की मार्केट में उतनी ही प्राइस रिसीव कर पा रही जितनी उसकी वेरिएबल कॉस्ट है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। समझ लीजिए एक कंपनी को अपना कोई भी प्रोडक्ट बनाने में 20 रुपए वेरिएबल कॉस्ट लग रही है और उसकी मार्केट में प्राइस भी कितनी है? 20 रुपए। तो इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है? 20 रुपए वेरिएबल कॉस्ट और मार्केट में सेल कर रही है 20 रुपए। दैट मीन्स वो कंपनी प्रोडक्ट की प्राइस से सिर्फ अपनी वेरिएबल कॉस्ट को ही रिकवर कर पा रही है, फिक्स्ड कॉस्ट को तो वो रिकवर ही नहीं कर पा रही। फिक्स्ड कॉस्ट को तो वो रिकवर नहीं कर पा रही। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे कोई भी फर्म ये डिसाइड करने के लिए फ्री है कि वो प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखे या डिसकंटिन्यू रखे। कब? जब प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल हो चुकी है। बिकॉज अगर इस लेवल पे वो प्रोडक्शन ना करेगी तब भी उसे फिक्स कॉस्ट देनी है, और कंटिन्यू करेगी तब भी फिक्स कॉस्ट बियर करनी है, क्योंकि इस लेवल पे तो वो अपनी वेरिएबल कॉस्ट को ही रिकवर कर पा रही है। और वेरिएबल कॉस्ट लगती कब है? जब हम कुछ प्रोडक्शन करते हैं। दैट मीन्स जब प्राइस एवीसी के इक्वल हो जाएगी तो फर्म न्यूट्रल है। बिकॉज अगर वो प्रोडक्शन ना भी करे तब भी उसे फिक्स कॉस्ट बियर करनी है, और प्रोडक्शन करे तब भी उसे फिक्स कॉस्ट बियर करनी है। तो क्या बोलते हैं? शटडाउन पॉइंट। अब शटडाउन किस सिचुएशन में कर ही कर देना चाहिए? जब कमोडिटी की प्राइस कम हो जाए ए बी। समझ लीजिए यहाँ पे 20 रुपए है लेकिन उसकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 22 रुपए लग रही है। तो इस केस में क्या हो गया? प्राइस तो कम है बट एवीसी ज्यादा है। यहाँ पे फर्म को 2 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट भी बियर करनी पड़ रही है। क्लियर? तो इसको क्या बोलते हैं? प्राइस जब एवीसी के इक्वल होती है तो उसको शटडाउन पॉइंट बोलते हैं, शटडाउन सिचुएशन भी बोल सकते हैं। बट जब प्राइस एवीसी से कम हो जाए तब तो फर्म को शटडाउन, अपने प्रोडक्शन को कुछ टाइम के लिए शटडाउन कर ही कर देना चाहिए।
अब क्वेश्चन देखते आइए। A firm encounter is shutdown point when average total cost equal price at the profit maximization level। तो पहला क्या बोला गया है, ATC is equals to price। ATC में क्या क्या इंक्लूड होता है, AFC प्लस AV। तो लेकिन शटडाउन पॉइंट तो किसको बोलते हैं हम, जहाँ पे प्राइस AVC के इक्वल हो जाती है। ATC में तो AFC भी इंक्लूड है और AVC भी इंक्लूड। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल प्राइस एट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल ऑफ आउटपुट। बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, जब एवीसी किसके इक्वल हो जाएगी, प्राइस के। एवरेज फिक्स कॉस्ट में क्या बोला है, एएफसी किसके इक्वल हो जाएगी, प्राइस के। और फोर्थ में एमसी किसके इक्वल हो जाएगी, प्राइस के। शटडाउन पॉइंट होता क्या है, एवीसी इज इक्वल्स टू प्राइस। तो एवीसी इज इक्वल टू प्राइस कौन से ऑप्शन में, हमारा एवीसी इज इक्वल्स टू प्राइस है हमारा ऑप्शन बी में। तो 38 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। Suppose that at the profit maximization level of output, a firm finds that the market price is less than average total cost, but greater than the average variable cost. Which of the following statement is correct? The firm should shut down in order to minimize its losses. The firm should raise its price enough to cover its losses. The firm should move its resources to another industry. The firm should continue to operate in the short term in order to minimize its losses. क्वेश्चन देखिए वापस रीड करते। फर्म की जो मार्केट प्राइस है, फर्म मतलब प्रोडक्ट की जो मार्केट प्राइस है, वो एवरेज टोटल कॉस्ट से तो क्या है, क्वेश्चन को समझिए। प्राइस एवरेज टोटल कॉस्ट क्या हो गया, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। देखिए एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट एक ही बात होती। एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट क्या बताता है, एक फर्म को एक प्रोडक्ट बनाने में टोटल कॉस्ट कितनी लग रही है, उस टोटल कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्लूड है और फिक्स्ड कॉस्ट भी इंक्लूड है। तो एटीसी और एसी सेम बात है, इसके अंदर इंक्लूड क्या होता है, एफसी प्लस एवी, एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इसको क्या बोलते हैं हम, एसी। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक फर्म है, उसको जो प्राइस मिल रही है वो एसी से तो क्या है, कम है, एसी से है वो कम, बट एवीसी से क्या है, ज्यादा है। देखिए A firm find that market price is less than average total cost। ठीक है, एवरेज टोटल कॉस्ट से तो कम है बट एवीसी से ज्यादा है। तो इस सिचुएशन में उस फर्म को क्या करना चाहिए, देखिए उस सिचुएशन में फर्म क्या करेगी, जब प्राइस एवीसी से ज्यादा है, इसका मतलब वो फिक्स कॉस्ट बियर नहीं कर पा रही, बट वेरिएबल कॉस्ट को तो वो रिकवर कर ही रही है, वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर भी कुछ ना कुछ रिकवर कर रही है। तो इस सिचुएशन में फर्म को अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू रखना चाहिए। ये वाला ऑप्शन कहाँ आएगा, वही हमारा आंसर होगा। द फर्म शुड कंटिन्यू टू ऑपरेट इन द शॉर्ट टर्म इन ऑर्डर टू मिनिमाइज इट लॉसेस। 39 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। 40 व्हेन प्राइस इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। प्राइस किससे कम हो गई, ए बी सी से। एट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल ऑफ आउटपुट फर्म शुड। अब प्राइस किससे भी कम हो गई, ए बी, इसको क्या बोलते हैं हम, शटडाउन सिचुएशन। दैट मीन्स एक फर्म अपने प्रोडक्ट की वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पा रही है, तो उस केस में तो फर्म को क्या कर देना चाहिए, अपना प्रोडक्शन बंद ही कर देना चाहिए कुछ टाइम के लिए। प्रोड्यूस वेयर मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल मार्जिनल कॉस्ट इफ इट्स ऑपरेटिंग इन द शॉर्ट टर्म। प्रोड्यूस तो नहीं करना चाहिए, प्रोड्यूस यहाँ पे भी नहीं करना चाहिए। शटडाउन सिंस इट विल लॉस नथिंग इन दिस दैट केस। अगर कुछ भी लॉस नहीं होता, ठीक है, अगर कुछ भी लॉस नहीं होता तो फिर हम प्रोडक्शन ही कर लेते, कुछ लॉस हो रहा है तभी तो हम शट डाउन कर रहे हैं, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। शट डाउन सिंस इट कैन नॉट इवन कवर इट्स वेरिएबल कॉस्ट इफ इट स्टे इन द बिजनेस। का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। 40 का आंसर होगा ऑप्शन डी, बिकॉज प्राइस किससे कम है, एबीसी से, और फर्म अपनी वेरिएबल कॉस्ट को भी रिकवर नहीं कर पा रही है। 41 a purely competitive firm supply schedule in the short run is determined by। कोई सा भी मार्केट आपसे पूछा जाए, अगर आपको यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए सप्लाई शेड्यूल, अच्छा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की बात हो रही है, ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या होता है,
प्योरली मतलब परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो एमसी कर्व होता है, तो हो गया हमारा एमसी कर्व, हो गया एबीसी कर्व। ठीक है, ये वाला हमारा एमसी कर्व है और ये वाला एबीसी कर्व। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या होता है, वो पार्ट मार्जिनल कॉस्ट का जो एबीसी के ऊपर है, दैट मीन इसको मैंने येलो मार्क किया है, ये वाला पार्ट मार्जिनल कॉस्ट कर्व का जो एबीसी के ऊपर है, क्या दिखाता है, फर्म के सप्लाई कर्व को भी दिखाता है। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का मार्जिनल कॉस्ट कर्व का वो पार्ट जो एबीसी के ऊपर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सप्लाई कर्व भी बोलते हैं, इसको सप्लाई शेड्यूल भी बोला जाता है। इसका आंसर क्या होगा, इट्स मार्जिनल कॉस्ट कर्व। ये 41 का आंसर होगा ऑप्शन डी। वन कैरेक्टरिस्टिक नॉट टिपिकल ऑफ ओलिगोपोलिस्टिक इंडस्ट्री, बोला गया है इसमें से कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो ओलिगोपोली मार्केट की नहीं है। ओलिगोपोली मार्केट क्या होता है, वो मार्केट जहाँ पे फ्यू सेलर होते हैं और इसका डिमांड कर्व कैसा होता है, किंक डिमांड कर्व होता है। हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व होता है, गलत है। हॉरिजॉन्टल कौन से मार्केट का होता है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का। ओलिगोपोली मार्केट का वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और किंक होता है। तो एक तो पहला तो क्या हो गया, गलत हो गया। और पूछा ही क्या था हमसे, नॉट, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। 42 का आंसर होगा ऑप्शन ए। बी क्यों नहीं होगा, टू मच इंपॉर्टेंस टू नॉन प्राइस कंपटीशन, बिल्कुल सही बात है। इस मार्केट में नॉन प्राइस कंपटीशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। प्राइस लीडरशिप भी होती है क्योंकि एक फर्म प्राइस मार्केट को लीड करती है, बाकी फर्म उसको फॉलो करती है। ए स्मॉल नंबर ऑफ फर्म इन द इंडस्ट्री, ये भी सही है कि यहाँ पे फ्यू सेलर होते हैं। तो बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। हमसे नोट पूछा गया तो उसका आंसर क्या होगा, 42 का ए। तो इसका हॉरिजॉन्टल नहीं होता, किंक होता है और डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ टूथपेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड है। टूथपेस्ट इंडस्ट्री कौन सी होती है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट होता है। देखिए ऊपर जो एग्जांपल आया था वहां पे भी टूथपेस्ट इंडस्ट्री के बारे में दे रखा था, बट वहां पे फर्म के नाम दे रखे थे और चार पांच नाम ही दे रखे थे। जब चार पांच ही फर्म के नाम है तो कौन से मार्केट में आएगा, ओलिगोपोली में आएगा। बट ओवरऑल देखे टूथपेस्ट तो किस में आता है, एफएमसीजी प्रोडक्ट में आता है। और एफएमसीजी प्रोडक्ट का मार्केट क्या होता है, अपने आप में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट होता है, जहां पर एक ही प्रोडक्ट को सेल करने के लिए लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं। इसके अंदर आएगा 43 ऑप्शन सी। 43 का आंसर होगा अपना ऑप्शन सी। 44 देखिए, द स्ट्रक्चर ऑफ कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री इन इंडिया इज बेस्ट डिस्क्राइब एज। कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री आपको पता ही है, क्यों ही सेलर है इसके अंदर, क्यों ही इंडस्ट्री है, पूरे वर्ल्ड में भी देखे तो और इंडिया में भी देखे। कोल्ड ड्रिंक कंपनी किसके अंदर आएगा, ओलिगोपोलिस्टिक कंपटीशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा गया है। पहला क्या बोला गया है, इवन अ मोनोपोलिस्ट फर्म कैन हैव लॉसेस, सही बोली गई ये बात। तो मोनोपोलिस्टिक फर्म कौन सी होती है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। तो हमने दो पार्ट में देखा था, शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में। किसी भी मार्केट में शॉर्ट रन में कुछ भी हो सकता है, दैट मीन्स नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, एबनॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। बट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में लॉन्ग रन में हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया, मोनोपोलिस्टिक फर्म कैन हैव लॉसेस, सही है, शॉर्ट रन में लॉस हो सकता है। फर्म्स इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट आर प्राइस टेकर, ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में सेलर के पास प्राइस को कंट्रोल करने की पावर नहीं होती, तो वहाँ पे फर्म कैसी होती है, प्राइस टेकर होती है। इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर अ फर्म इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट टू डिस्क्रिमिनेटेड प्राइस। ये क्या बोला गया है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करना है, बट कौन से मार्केट में, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में। ये बात गलत है। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में तो फर्म प्राइस ही चेंज नहीं कर सकती, तो वहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैसे पॉसिबल होगा। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ एक ही इंडस्ट्री में पॉसिबल है, वो होता है मोनोपोली मार्केट। यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। ए सही था, बी सही था, हमसे इनकरेक्ट पूछा गया था। इनकरेक्ट क्या है, ऑप्शन सी, बिकॉज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन परफेक्टली कॉम्पिटिशन मार्केट में नहीं होता है, मोनोपोली मार्केट में। किंक डिमांड का भी रिलेटेड टू एन ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट, ये बात बिल्कुल सही बोली गई। ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट के डिमांड कर्व को क्या बोलते हैं, किंक डिमांड। तो ए बी डी तीनों करेक्ट है, हमसे इनकरेक्ट पूछा था, इसलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन। अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन द लॉन्ग रन देयर विल बी नो, परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन में क्या नहीं होता है, पर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, लॉन्ग रन में हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट होगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होगा। प्रोडक्शन तो होगा ही, कॉस्ट भी कुछ ना कुछ होगी, नॉर्मल प्रॉफिट भी होगा, बट एब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट सिर्फ शॉर्ट रन में हो सकता है, लॉन्ग रन में
व्हेन वी नो दैट द फर्म्स आर अर्निंग जस्ट नॉर्मल प्रॉफिट, कब हमें पता लगेगा कि फर्म क्या अर्न कर रही है, नॉर्मल प्रॉफिट। तो इसको भी देख लीजिए, नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट, ये वैसे भी मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ, तो हमने प्रीवियस 30 एमसीक्यू सोल्व किए थे, वहां भी मैंने बताया था। देखिए जब भी टी आर इज इक्वल टू टी सी होगा, दैट मीन टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। और जब भी टी आर मोर देन टी सी होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट। और जब टोटल रेवेन्यू कम होगा और कॉस्ट ज्यादा होगी, उसको बोलेंगे एबनॉर्मल प्रॉफिट। इसी सारे डेटा को हम ए आर और ए सी की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमसे क्वेश्चन ए आर और ए सी की फॉर्म में पूछा गया। टी आर को क्यू से डिवाइड करा तो ए आर, और टी सी को क्यू से डिवाइड करा तो ए सी। ए आर इक्वल टू ए सी क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट। एबनॉर्मल प्रॉफिट में क्या हो जाएगा, टी आर इज मोर देन, ए आर इज मोर देन ए सी। यहाँ क्या लिखा हमने, जब भी ए आर इज मोर देन ए सी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए आर इज लेस देन ए सी। हमसे पूछा गया क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा, नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा, ए आर इज इक्वल टू ए सी। का मतलब आंसर ऑप्शन, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ए सी इज इक्वल टू ए आर या ए आर इज इक्वल टू ए सी। अब देखिए क्या पूछा गया है, व्हेन dash we know that the firms under perfect competition must be producing at the minimum point of the average cost curve and there and so there will be productive efficiency। सबसे पहले तो हमें प्रोडक्टिव एफिशिएंसी का मतलब होना चाहिए। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी का मतलब होता है कोई भी फर्म उस लेवल पे प्रोडक्शन कर रही है जहां पे उसके रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है, दैट मीन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है, वहां पे कॉस्ट क्या आ रही है, कम से कम आ रही है। तो कौन सा पॉइंट होता है, वो होता है जिस पॉइंट पे एमसी और एसी इक्वल होता है। ये हमारा एसी कर्व है, ये हमारा एमसी कर्व है। जहाँ पर एसी और एमसी इक्वल होता है वहां पे हमारे रिसोर्सेज का मैक्सिमम या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। 48 का आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी मींस एम आर इज एम सी इज इक्वल टू ए सी। When dash there will be allocative efficiency, meaning thereby that the cost of last unit is exactly equal to the price consumer are willing to pay for it, so that the right goods are being sold to the right people at the right place। तो allocative efficiency का मतलब ये होता है कि जब भी कोई फर्म प्रोडक्शन करेगी तो मार्केट में कंज्यूमर जिस चीज की डिमांड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग करेगी। तो कंज्यूमर जब जिस चीज की डिमांड करेगा तो उसके लिए पेमेंट क्या करेगा, प्राइस। और प्राइस को ही क्या बोलते हैं हम, ए आर। तो अलोकेटिव एफिशिएंसी में एक्चुअल में होना क्या चाहिए, ये ए आर जो हमें कंज्यूमर से मिलने वाली, इसको हम प्राइस भी बोलते हैं, किसके इक्वल हो जानी चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट के। तो आंसर होगा जहां पर एमसी इक्वल होगा ए आर के। तो 9 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। एग्रीकल्चर गुड्स मार्केट डेपिक कैरेक्टरिस्टिक क्लोज टू, इसका आंसर होगा परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। हालांकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट अपने आप में एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है, एक्चुअल में परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट प्रिवेल ही नहीं करता है। बट अगर हमें एग्जाम्पल देखना हो तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री किसके अंदर आता है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट के अंदर आता है। 50 का आंसर होगा ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉम्पिटिटिव मार्केट, इसमें से कौन सी कॉम्पिटिटिव मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ठीक है, जनरली देखिए हमारे नेगेटिव क्वेश्चन ही ज़्यादा आ रहे हैं एग्जाम में, आपको इतने नेगेटिव क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। अगर आपको कंसेप्ट को क्लियर करना है तो नेगेटिव क्वेश्चन सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं, इसलिए इनकरेक्ट और नोट बार बार पूछा जा रहा है। कंसेप्ट क्लियर है तो एग्जाम के क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी आते हैं, आपसे इजीली सोल्व हो जाएंगे। नोट पूछा गया है कौन से मार्केट का, कॉम्पिटिटिव मार्केट। कॉम्पिटिटिव मार्केट में मेनी बायर्स एंड सेलर होते हैं, बिल्कुल सही बोला गया है। कौन सा मार्केट होता है, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन मार्केट होता है, जहाँ पर मेनी बायर्स और मेनी सेलर होते हैं। द गुड्स ऑफर फॉर सेल आर लार्जली द सेम, ठीक है, ये भी बात सही बोली गई, सेम होते। फर्म जनरेट स्मॉल बट पॉजिटिव सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन, फर्म्स कैन फ्रीली एंटर और एग्जिट इन द मार्केट। देखिए पहला सही है, दूसरा भी सही है, फोर्थ भी सही है, फ्रीली एंटर और एग्जिट होती है। बट फर्म्स जनरेट स्मॉल बट पॉजिटिव सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। कॉम्पिटिटिव मार्केट में लॉन्ग रन में जनरली नॉर्मल प्रॉफिट ही होगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं हो सकती। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है, बात गलत है और हमसे नोट पूछा गया था, इसलिए आंसर क्या होगा इसका, ए बी डी तो करेक्ट स्टेटमेंट है, बट सी अपने आप में क्या है, रॉन्ग स्टेट। वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है शॉर्ट रन में, ना कि लॉन्ग रन।
51 का आंसर होगा सी। Which of the following market would mostly closely satisfy the requirement for a perfectly competitive market? में से कौन सा perfectly competitive market का एग्जाम्पल है? देखिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो सकता बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी की जो प्राइसेस होती है वो डिफर करती है। हाउस होल्ड को अलग प्राइस पे मिलती है, कमर्शियल पर्पज उनका अलग होता है। और जहां पर कमर्शियल पर्पज नहीं, कमर्शियल रेट्स उसकी इलेक्ट्रिसिटी की अलग होती है। तो जहां पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अवेलेबल है उसको हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में नहीं मान सकते। और एक्चुअल में इसकी सप्लाई भी अनलिमिटेड नहीं है बिकॉज परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में तो बहुत सारे सेलर होते हैं, बहुत सारे बायर होते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं होगा। केबल टीवी टेलीविजन में भी आपके प्राइस अलग अलग हो सकते हैं, ये भी नहीं होगा। कोको कोला इंडस्ट्री तो ओलिगोपोली मार्केट के अंदर आता है, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या बताओ? क्या? मिल्क। बिकॉज मिल्क या वेजिटेबल्स या अभी हमने एग्रीकल्चर सेक्टर देखा था, जो भी आपके लोकल मार्केट के प्रोडक्ट है वो सारे किस में आ सकते हैं? परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में आ सकते हैं बिकॉज वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर होते हैं। 52 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन। Which of the following statement is accurate regarding a perfectly competitive firm? यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट पूछा है, accurate मतलब सही बताना है किसके रिगार्डिंग? परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। देखिए पहला देखते हैं, आपको पता लग जाना चाहिए, पहला ही गलत लिखा हुआ है। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ये गलत स्टेटमेंट है। डिमांड कर्व मतलब ए आर कर्व, और ए आर कर्व परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में पैरेलल टू ओ एक्स एक्सिस होता है, ना कि डाउनवर्ड स्लोपिंग। इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। इसका आंसर क्या होगा आपका? पढ़ते ही हमें पता लग गया, ऑप्शन ए होगा। लेकिन हम बी सी डी को भी देख लेते कि वो क्यों नहीं है। अच्छा, एक्यूरेट पूछा है ना, सॉरी, ठीक है, सही वाला बताना है हमें, पहला तो गलत है, ये आंसर नहीं होगा। इसमें हमें देखिए पॉजिटिव स्टेटमेंट पूछा है कि सही कौन सा है, ए तो नहीं होगा। द डिमांड कर्व ऑलवेज लाई अबाउट द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, क्या बोला गया? ए आर कर्व जो होगा एम आर कर्व के ऊपर होगा, ये भी गलत है बिकॉज परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में तो जो ए आर कर्व होता है वही एम आर कर्व भी होता है। ए आर और एम आर कर्व कौन से मार्केट में अलग होते हैं? इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में। तो ये भी गलत हो गया और हमसे पॉजिटिव पूछा तो ये आंसर नहीं होगा। ए आर नीड नॉट बी इक्वल टू प्राइस। परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में ए आर किसके इक्वल होती है? प्राइस के इक्वल होती है, ये भी गलत हो गया। प्राइस इज गिवन एंड डिटरमाइंड बाय द इक्विलिब्रियम इन द एंटायर मार्केट, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी एक्यूरेट पूछा था। बिकॉज परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में प्राइस कांस्टेंट तो रहती है, बट जो फर्स्ट टाइम प्राइस डिसाइड होती है वो कैसे डिसाइड होती है? डिमांड और सप्लाई के इंटरसेक्शन पॉइंट पे। 53 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ए बी सी गलत है बिकॉज हमसे एक्यूरेट पूछा था, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। 54 पढ़िए। 54. The market for hand tools such as hammers and screwdriver is dominated by Draper, Stanley and Craftsman. This market is best described as, क्या बोला गया है? हैंड टूल्स का जो मार्केट है उसमें तीन फर्म्स के नाम दे रखे हैं, कौन कौन सी? ड्रैपर, स्टैनली एंड क्राफ्ट्समैन। तीन मतलब क्या हो गया? कुछ ही फर्म की कैटेगरी में आ गया, और जहाँ पे कुछ ही फर्म और कुछ ही सेलर होते हैं उस मार्केट को हम क्या बोलते हैं? ओलिगोपोली मार्केट। 54 का आंसर होगा ऑप्शन सी। A market structure in which many firms sells products that are similar but not identical is known as a, क्या बोला गया? प्रोडक्ट कैसे है? सिमिलर है बट आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है? अगर सिमिलर भी हो और आइडेंटिकल भी हो वो तो हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। बट सिमिलर है मतलब बेस प्रोडक्ट सेम ही है, नॉट आइडेंटिकल है, इसको क्या बोलते हैं? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। इनमें डिफरेंस भी सिर्फ यही होता है। जैसे सोप इंडस्ट्री है, सारी कंपनी मिलकर साबुन बेच रही है, वो सिमिलर तो है बट क्या सारी साबुनें सेम आती है? क्या किसी की फ्रेग्रेंस अलग होती है, किसी का कलर अलग होता है, किसी का शेप अलग होता है, इस वजह से उनकी प्राइस भी क्या होती है? अलग होती है। तो आंसर क्या होगा? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा होता सिमिलर भी है और आइडेंटिकल भी है, तब क्या आता? परफेक्ट कंपटीशन। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है? सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल, इसका आंसर होगा 55 का ए। व्हेन एन ओलिगोपोलिस्टिक इंडिविजुअली
Oligopolists individually choose its level of production to maximize its profits. It charge price that is. देखिए हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ओलिगोपोली मार्केट का सेलर जो प्राइस डिसाइड करेगा वो कैसे डिसाइड करेगा। अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे प्राइस कंट्रोलिंग पावर किस तरीके से होती है। जब हम इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की बात करते हैं और अगर मैं इसको नंबर ऑफ सेलर के बेसिस पे अगर हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में अगर मुझे नंबर ऑफ सेलर के बेसिस पे को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो तो सबसे पहले कौन सा आएगा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। के बाद कौन सा आएगा, ओलिगोपोली। इसमें बहुत ज्यादा होते हैं, यहाँ पे कुछ होते हैं और यहाँ पे सिंगल होता है। अब देखिए ओलिगोपोली मार्केट का सेलर प्राइस कैसे डिसाइड करता है, ये जो भी प्राइस डिसाइड करेगा इसके कंपैरिजन में तो होगी ज्यादा और मोनोपोली के कंपैरिजन में होगी कम, क्योंकि इसके पास पावर भी इसके कंपैरिजन में ज्यादा है बट इसके कंपैरिजन में कम है। तो जहां पे भी ऑप्शन लिखा हुआ हो कि ओलिगोपोली मार्केट का सेलर जो प्राइस डिसाइड करेगा वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के कंपैरिजन में ज्यादा होगी और मोनोपोली मार्केट के कंपैरिजन में कम होगी, तो वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। पहला देखते हैं, मोर देन द प्राइस चार्ज बाय द आइदर मोनोपोली और कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो यहाँ पे तो क्या लिखा हुआ, मोनोपोली और कॉम्पिटिटिव दोनों से ही ज्यादा चार्ज करेगा, ये गलत है। इसमें क्या लिखा हुआ है, मोनोपोली और कॉम्पिटिटिव दोनों से ही कम चार्ज करेगा, ये भी गलत है। इसमें लिखा हुआ मोर देन द प्राइस चार्ज बाय मोनोपोली, यहाँ पे उल्टा बोला है, मोनोपोली से ज्यादा करेगा और कॉम्पिटिटिव मार्केट से कम करेगा, ये भी गलत है। लेस देन द प्राइस चार्ज बाय मोनोपोली, क्या करेगा, मोनोपोली मार्केट का जो सेलर है उससे तो कम चार्ज करेगा और कॉम्पिटिटिव मार्केट का जो सेलर है उससे ज्यादा चार्ज करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। लेस देन द प्राइस चार्ज बाय मोनोपोली, मोनोपोली जो मार्केट का सेलर जो प्राइस चार्ज कर रहा है उससे तो कम बट मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन मार्केट के सेलर से ज्यादा। इसका आंसर होगा ऑप्शन। In the long run equilibrium of a competitive market firms operate at, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में पूछा गया है कि कॉम्पिटिटिव मार्केट की फर्म कहाँ ऑपरेट करती है। द इंटरसेक्शन ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू, देयर एफिशिएंट स्केल, जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट, ऑल ऑफ दीज आंसर आर करेक्ट। तो इसमें से कुछ भी हो सकता है। देखिए लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में जो कॉम्पिटिटिव मार्केट फर्म्स होती है वो ऑपरेट कहाँ पे होती है, ये सही बोला गया, द इंटरसेक्शन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, हम जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे दो कंडीशन होती है, एम आई इक्वल टू एम सी और एम सी कर मस्कट एम आर कर फ्रॉम दी बिलो, तो पहला सही है। देयर एफिशिएंट स्केल, जब भी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे फर्म काम करती है तो उसका ऑप्टिमम लेवल होता है प्रोडक्शन करने का, वहाँ पे क्या होता है वो अपनी फुल एफिशिएंसी पे काम करती है, ये भी सही है। और जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है बिकॉज कॉम्पिटिटिव मार्केट की बात हो रही है और लॉन्ग रन की बात हो रही है। अगर मैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट की बात करूँ और मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन की बात करूँ तो दोनों ही लॉन्ग रन में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। तो इकोनॉमिक प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट। तीनों ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 7 का। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव मार्केट, इसमें से कौन सी मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट होती है, बिल्कुल सही बात है। क्या मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट में एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है लॉन्ग रन में, नहीं। एबनॉर्मल प्रॉफिट लॉन्ग रन में नहीं होता है, सिर्फ शॉर्ट रन में होता है। परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन लॉन्ग रन में क्या नॉर्मल प्रॉफिट ही होगा, अब नॉर्मल प्रॉफिट सिर्फ शॉर्ट रन में होता है। स्टेटमेंट गलत हो गया, हमसे नोट पूछा गया था, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन। मैनी सेलर होता है, ये बात भी सही है। डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट होते हैं, ये भी सही है। ठीक है, डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट का मतलब है बेस प्रोडक्ट सिमिलर होता है बट नॉट आइडेंटिकल। तो ए भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। नोट पूछा गया था, आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। 5 का आंसर हो गया हमारा ऑप्शन। फिफ्टी एट का, ठीक है। 59 देखिए, इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट में क्या होती है, सप्लाई फिक्स होगी, डिमांड फिक्स होगी, डिमांड एंड सप्लाई आर फिक्स्ड, नन ऑफ द अबाउ। देखिए वेरी शॉर्ट पीरियड का मतलब बहुत ही कम टाइम मिल रहा है, तो बहुत कम टाइम में सप्लाई तो फिक्स रहती है, बिकॉज अगर अचानक डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई हम इंक्रीज नहीं कर सकते। तो बहुत ही कम पीरियड में सप्लाई तो फिक्स रहती है बट डिमांड कभी भी फिक्स नहीं होती है।
डिमांड तो कंज्यूमर पे डिपेंड कर रही हूँ, जब चाहे जब ज़्यादा डिमांड कर ले, जब चाहे जब कम डिमांड कर ले, बट सप्लाई हम चाहकर भी एट द पॉइंट ऑफ द टाइम इंक्रीज नहीं कर सकते। वेरी शॉर्ट पीरियड में सप्लाई क्या होती है हमारी, फिक्स्ड होती है। 59 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। टाइम एलिमेंट वाज कंसीव्ड बाय, इसका आंसर होगा अल्फ्रेड मार्शल। टाइम एलिमेंट का मतलब होता है, अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था अगर किसी भी फर्म को या इंडस्ट्री को मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना है तो उसे टाइम एलिमेंट को कंसिडर करना पड़ेगा। दैट मीन्स डिमांड और सप्लाई के प्रपोर्शन को डिसाइड करके वो मार्केट में अपनी कमोडिटी के प्राइस को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकती है, इस तरीके से वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकती है। तो टाइम एलिमेंट वाला कंसेप्ट दिया किसने था, अल्फ्रेड मार्शल ने। 61, टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है। टी आर ए और एम आर वाला कंसेप्ट समझ लेते हैं, अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे तो आगे आने वाले। टी आर और टी आर मतलब क्या होता है, टोटल रेवेन्यू, एम आर मीन्स मार्जिनल रेवेन्यू, ए आर मतलब एवरेज। ठीक है, देखिए टोटल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं, जैसे मेरी एक फर्म है तो मैं अपना टोटल रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करूंगी, तो मेरे एक प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है उसको मल्टीप्लाई किससे करूंगी, क्वांटिटी सोल्ड से, तो मेरी टी आर आ जाएगी। समझ लीजिए मैंने एक पेन सेल किया 10 रुपए का और उसकी मैंने 5 क्वांटिटी सेल की, 5 यूनिट, तो मेरी टी आर कितनी हो गई, 50 रुपए। ये 10 तो क्या है, पी, और ये 5 यूनिट क्या है, क्यू। तो पी मल्टीप्लाई बाई क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, क्लियर है। अब पहले ए आर देखते हैं, ए आर का मतलब क्या होता है, ए आर हम निकाल सकते हैं टी आर को क्यू से डिवाइड करके। जैसे इस केस में मैं टी आर क्या लिखूं, टी आर कितनी है 50, मैंने क्या लिख दी 50, क्वांटिटी कितनी थी 5, तो मेरी ए आर क्या आ गई 10 रुपए। ठीक है, वापस हमारी जो प्राइस थी वही मेरी ए आर आ गई, तो ए आर निकालते हैं टी आर डिवाइड बाई क्यू करके, और टी आर निकालते हैं पी मल्टीप्लाई बाय क्यू करके। एम आर का मतलब होता है मार्जिनल रेवेन्यू, दैट मीन्स एक एडिशनल क्वांटिटी को सेल करने से मेरे टोटल रेवेन्यू पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू, और एक और फॉर्मूला लगा सकते हैं जब हम टी आर एन माइनस टी आर माइनस, टी आर का फॉर्मूला हो गया पी मल्टीप्लाई बाई क्यू, ये एम आर का फॉर्मूला हो गया, और ये हमारा हो गया ए आर का फॉर्मूला। ए आर क्या होता है, ए आर को ही हर मार्केट में प्राइस बोलते हैं, ए आर कर को डिमांड कर्व भी बोलते हैं, और हर मार्केट में जो ए आर होती है क्या होती है, प्राइस भी होती है। प्रूफ भी कर सकते हैं एक तरीके से, देखिए ए आर इज इक्वल्स टू प्राइस। ए आर का फॉर्मूला क्या होता है, टी आर अपॉन, मैंने इसको इलेबरेट करके लिख दिया, इक्वल्स टू प्राइस। टी आर का फॉर्मूला क्या होता है, पी मल्टीप्लाई बाई क्यू डिवाइड बाई क्यू इज इक्वल्स टू प्राइस। क्यू से क्यू कट गया तो पी इज इक्वल्स टू पी, दैट मीन्स हर मार्केट में जो ए आर होगी वही प्राइस होगी, और जो प्राइस होगी वही हमारा ए आर होगा। तो आइए देखते हैं, टोटल रेवेन्यू पूछा है, प्राइस मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी, इसका आंसर हो जाएगा 61 का ऑप्शन ए। इनकम का कोई रोल नहीं है, ठीक है ना, तो ये होगा ना ये होगा, 1 का आंसर होगा ऑप्शन ए। एवरेज रेवेन्यू इज द रेवेन्यू अर्न, ए आर का मतलब क्या होता है, ए आर मतलब क्या होती है प्राइस, प्राइस को क्या बोल सकते हैं हम, एक यूनिट को सेल करने से मुझे रेवेन्यू कितना मिल रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पर यूनिट ऑफ आउटपुट। ठीक है, इनपुट नहीं, इनपुट मतलब तो कॉस्ट होती है, आउटपुट मतलब मैंने जो कमोडिटी सेल की है, तो इसका आंसर क्या होगा 62 का ऑप्शन बी। ए आर को कैसे लिख सकते हैं, ए आर का फॉर्मूला क्या होता है टी आर डिवाइड बाई क्यू, तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी और टी आर होता है, और एम आर डिवाइड बाई क्यू तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। ए आर को किस, ए आर को किस नाम से जानते हैं, प्राइस से, अभी अभी हमने प्रूफ करके भी देखा, देखिए वापस देख लीजिए। ए आर इक्वल टू प्राइस था, ए आर को और किस तरीके से लिख सकते हैं हम, टी आर डिवाइड बाई क्यू इज इक्वल्स टू प्राइस, और टी आर को किस तरीके से लिख सकते हैं, पी मल्टीप्लाई बाई क्यू डिवाइड बाई क्यू इज इक्वल्स टू पी, क्यू कट गया तो क्या बचा, पी इज इक्वल्स टू पी, तो ए आर क्या होता है हमारा प्राइस। मार्जिनल रेवेन्यू कैन बी डिफाइंड एज द चेंज इन टोटल रेवेन्यू रिजल्टिंग फ्रॉम द, क्या बोला गया, एम आर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, चेंज इन टी आर, डेल्टा का क्या मतलब क्या होता है, चेंज इन टी आर, चेंज इन टी आर को अगर मैं डेल्टा क्यू से डिवाइड करूंगी तो क्या आ जाएगा, एम आर आ जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन इसका आंसर दे रहा है डेल्टा क्यू का,
द चेंज इन टोटल रेवेन्यू रिजल्टिंग फ्रॉम द परचेज ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी, सेल्स ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी, सेल्स ऑफ सब्सिक्वेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, नन ऑफ द अबाउट। इसका आंसर क्या होगा? सेल्स ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। डेल्टा मतलब क्या होता है? चेंज, और क्यू मतलब क्या होता है? क्वांटिटी। तो इसका आंसर होगा 65 का ऑप्शन बी। 66 क्या है? व्हेन ई इज मोर देन वन देन एम आर इज। अब देखिए इसके लिए आपको ई और एम आर का रिलेशन पता होना चाहिए। अभी इसको देखते ही हमारे तीन क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। एम आर कर्व आपको पता है हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। एम आर जीरो भी पॉजिटिव होती है, जीरो होती है, फिर नेगेटिव हो जाती है। इस पूरे एरिया में एम आर क्या है हमारी? पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू रहेगी और वैल्यू में क्या है? पॉजिटिव। यहाँ पे एम आर क्या हो गई हमारी? जीरो। और इस पॉइंट के बाद क्या हो गई? यहाँ से लेकर यहाँ तक एम आर जब पॉजिटिव है तो ई की वैल्यू क्या होती है? मोर देन वन। एम आर जब जीरो होती है तो ई की वैल्यू क्या होती है? इक्वल्स टू वन। और एम आर जब नेगेटिव होती है तो ई की वैल्यू क्या होती है? लेस देन वन। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? या ऐसे भी याद रख सकते हो, जब ई मोर देन वन होगा तो एम आर क्या होगी? पॉजिटिव होगी। जब ई इक्वल्स टू वन होगा एम आर जीरो होगा। जब ई लेस देन वन होगा एम आर हो जाएगा नेगेटिव। तो आइए इसको देखते हैं क्या बोला गया। व्हेन ई इज मोर देन वन देन एम आर इज, इसका आंसर क्या होगा? पॉजिटिव, ठीक है? ई जब एक से ज्यादा है तो एम आर क्या रहेगी? पॉजिटिव। जब ई इक्वल टू वन है तब एम आर क्या होगी हमारी? जीरो। और जब ई लेस देन वन है तो एम आर क्या हो जाएगी हमारी? नेगेटिव। ठीक है, क्लियर है? वाले तीनों एक साथ ही याद रखने हैं आपको। एक बार वापस देख लेते हैं तीनों को साथ में। ई मोर देन वन है तो पॉजिटिव, ई इज इक्वल टू वन है तो जीरो, और ई लेस देन वन है तो हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। पूछा गया इकोनॉमिक्स में मार्केट का मतलब क्या होता है? तो मार्केट का मतलब क्या होता है? जहाँ पे सेलर और बायर आते हैं और आपस में क्या करते हैं? बार्गेनिंग करते हैं। प्लेस वेयर बायर सेलर बार्गेन एट अ प्रोडक्ट और सर्विस फॉर अ प्राइस। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लेस वेयर बायर डज नॉट बार्गेन, बार्गेनिंग होनी चाहिए। अगर बार्गेनिंग नहीं होगी तो उसको हम प्रॉपर मार्केट नहीं बोलेंगे। सेलर डज नॉट बार्गेन, ये दोनों गलत हो गए। नन ऑफ दी अबव, इसका आंसर क्या होगा? 69 का ऑप्शन है, जहाँ पे बायर और सेलर दोनों होते हैं और बार्गेनिंग भी करते हैं। अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन अ फर्म इज द, क्या बोला गया? परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में फर्म क्या होती है? प्राइस टेकर। तो प्राइस टेकर किसमें लिखा हुआ? वही हमारा आंसर होगा। प्राइस मेकर एंड नॉट प्राइस टेकर, गलत बात है। प्राइस टेकर होती है, नॉट प्राइस मेकर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, बिकॉज परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में ऑल फर्म आर प्राइस टेकर नॉट प्राइस मेकर, बिकॉज दे सेल आइडेंटिकल प्रोडक्ट। मोनोपोलिस्ट इज है, मोनोपोलिस्ट मतलब किसकी बात हो रही है? कंफ्यूज नहीं होना है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात नहीं हो रही है। मोनोपोली मार्केट के सेलर को क्या बोलते हैं? मोनोपोलिस्ट बोलते हैं। तो मोनोपोलिस्ट क्या होता है? प्राइस मेकर होता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कौन से मार्केट में पॉसिबल है? ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मोनोपोली मार्केट में ही प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, बिकॉज वहां पे एक ही सेलर होता है, और जब एक ही सेलर एक ही गुड्स और सर्विसेज के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे अलग अलग प्राइस चार्ज करता है, उसको क्या बोलते हैं? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो 72 का आंसर होगा ऑप्शन बी। अंडर मोनोपोली डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर प्राइस इज, देखिए मोनोपोली मतलब एक ही सेलर है। तो अंडर मोनोपोली डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर प्राइस, तो मोनोपोली मार्केट में सेलर के पास बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है प्राइस के ऊपर। तो आंसर क्या होगा? वेरी कंसिडरेबल। जनरली पेरिशेबल गुड्स लाइक बटर, एग्स, मिल्क, वेजिटेबल एक्सेट्रा विल हैव, तो जहाँ पे भी पेरिशेबल गुड्स होते हैं वो कौन सा मार्केट होता है? लोकल मार्केट, बिकॉज जहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया होता है वहीं पे उन गुड्स को सेल किया जाता है, क्योंकि इनको अगर ट्रांसपोर्ट करेंगे तो रास्ते में ही खराब भी हो सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? लोकल मार्केट। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। एट प्राइस P1 द फर्म इन द फिगर वुड प्रोड्यूस, तो पहले तो आपको ये डायग्राम समझ में आना चाहिए। देखिए यहाँ पे P1, P2, P3, P4 प्राइस लिखी हुई है और यहाँ पे क्वांटिटी सेल दे रखा है। क्या लगा वो कौन सा है हमारा? ATC। ATC और AC एक ही बात है। ATC AC का मतलब होता है एक यूनिट को बनाने में
टोटल कॉस्ट कितनी लग रही है। तो एक यूनिट को बनाने में टोटल कॉस्ट क्या लगती है, AFC प्लस AVC। ठीक है, बाद में लिखा हुआ है AVC, AVC मतलब ATC का ही एक पार्ट क्या होती है, AVC। अब इस ग्राफ को देखते हैं हम, डायग्राम को। 75 में देखिए, एट प्राइस P1 द फर्म इन द फिगर वुड प्रोड्यूस। P1 प्राइस पे देखिए क्या हो रहा है, ये पूरी P1 प्राइस है। देखिए P1 प्राइस AVC से तो कम है, ATC से भी कम है। दैट मीन्स इस P1 प्राइस पे ना तो फर्म को वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रही है, ना ही फिक्स कॉस्ट रिकवर हो रही है। ये सारी जो P1 पे जितनी भी क्वांटिटी सेल होगी, उसको सेल करने पे फर्म को अपनी वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं मिल रही है। देखिए वेरिएबल कॉस्ट कर्व कहाँ पर है, ऊपर है, और ATC कर्व भी ऊपर है। दैट मीन्स इस P1 किससे कम है, वेरिएबल कॉस्ट से भी कम है हमारा P1। तो P1 पे इसको कुछ भी सेल नहीं करना चाहिए, कि अगर P1 पर सेल करेगी तो क्या होगा, इसको फर्म को लॉस ही लॉस होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, आएगा जीरो आउटपुट। 75 का आंसर होगा ऑप्शन ए। सेक्युलर पीरियड इज ऑल्सो नॉन एज, देखिए सेक्युलर पीरियड बना है सेंचुरी से, और सेंचुरी होती है आपकी 100 साल की। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। 76 का आंसर होगा ऑप्शन सी, सेक्युलर पीरियड इज नॉन एज अ वेरी लॉन्ग पीरियड। स्टॉक मार्केट हमारा एग्जाम्पल होता है रेगुलेटेड मार्केट का, बिकॉज इंडिया की स्टॉक मार्केट जो कि है BSE और NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसको रेगुलेट कौन करता है, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि 1988 में बना था, और 1992 में इसको स्टेचुटरी रिकॉग्निशन भी मिली थी। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, रेगुलेटेड मार्केट। द मार्केट फॉर द अल्टीमेट कंज्यूमर इज नॉन एज, अल्टीमेट कंज्यूमर मतलब जहां पे कंज्यूमर को डायरेक्ट प्रोडक्ट सेल होता है, तो कौन सा मार्केट होता है, रिटेल मार्केट। ठीक है, अल्टीमेट कंज्यूमर कौन से मार्केट में होता है, रिटेल मार्केट के अंदर होता है। 78 का आंसर होगा ऑप्शन डी। द कंडीशन फॉर प्योर कॉम्पिटिशन इज, प्योर कॉम्पिटिशन में क्या क्या होगा, नंबर ऑफ बायर और सेलर होंगे, फ्री एंट्री और एग्जिट होगी, और होमोजीनियस प्रोडक्ट होंगे। तीन कंडीशन होती है प्योर कंपटीशन के अंदर, बहुत सारे नंबर ऑफ बायर और सेलर होते हैं, और यहाँ पे आपके फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट होती है, और होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं। इसका आंसर क्या होगा, 79 का ऑप्शन सी। डी नहीं करना है, ठीक है। इसमें प्योर कंपटीशन में परफेक्ट नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट नहीं आता है। प्योर कंपटीशन में तीन ही कंडीशन आएगी, लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर, फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट, और होमोजीनियस प्रोडक्ट। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन। प्योर ओलिगोपोली का मतलब क्या होता है, ओलिगोपोली मार्केट तो आपको पता ही है, जिसमें फ्यू सेलर होते हैं। प्योर का मतलब क्या होता है, ऐसा ओलिगोपोली मार्केट जहाँ पे कुछ सेलर पूरे सेम टू सेम आइडेंटिकल प्रोडक्ट की सेल कर रहे हैं। तो प्योर ओलिगोपोली में क्या आ जाएगा, होमोजीनियस प्रोडक्ट। ठीक है, जब ऐसा कोई ओलिगोपोली मार्केट है जहाँ पे कुछ सेलर बिल्कुल होमोजीनियस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, प्योर ओलिगोपोली। In oligopoly, when the industry is dominated by one large firm which is considered as a leader of the group, then it is called, तो क्या बोलते हैं हम, पार्शियल ओलिगोपोली। ठीक है, जब एक ओलिगोपोली मार्केट में एक फर्म अदर फर्म को डोमिनेट करती है, उसको क्या बोलते हैं, पार्शियल ओलिगोपोली। 81 का आंसर होगा ऑप्शन सी। When the product are sold through a centralized body, oligopoly is known as a, जब किसी ओलिगोपोली मार्केट में सेंट्रलाइज बॉडी के थ्रू प्रोडक्ट सेल होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, सिंडिकेटेड ओलिगोपोली। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको वापस एक बार देख लीजिए। प्योर ओलिगोपोली का मतलब क्या हुआ, बिल्कुल होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल करते हैं। इसके बाद हमने क्या देखा, पार्शियल ओलिगोपोली का मतलब होता है जब मार्केट, पूरे ओलिगोपोली मार्केट को एक फर्म डोमिनेट करती है। और सिंडिकेट ओलिगोपोली का मतलब क्या होता है, जब सेंट्रलाइज सिस्टम से प्रोडक्ट सेल होता है। एक बार इसको राइट डाउन कर लेते ताकि आपको याद हो जाएगा। प्योर ओलिगोपोली या सिंडिकेट ओलिगोपोली, अदर वन पार्शियल। प्योर ओलिगोपोली का मतलब क्या होता है, सारी ओलिगोपोलिक फर्म होमोजीनियस प्रोडक्ट को सेल कर रही है। सिंडिकेट ओलिगोपोली का मतलब होता है जब कोई प्रोडक्ट सेंट्रलाइज सिस्टम से सेल हो रहा है। और पार्शियल का मतलब वन लीडर है और अदर फर्म इसको
कह रहे 83, when the monopolies divide the consumer into separate sub market and charges different price in the different sub market is a known है। देखिए हमने जब मोनोपोली मार्केट का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पढ़ा था, ठीक है, जब हमने मोनोपोली मार्केट का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पढ़ा था, में देखिए ये रहा मोनोपोली मार्केट में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन 3 डिग्री पे था, उसमें हमने क्या देखा था, कंज्यूमर बेसिस वाला कौन सा होता है हमारा, फर्स्ट डिग्री, और इसमें क्वेश्चन भी क्या पूछा गया है, कंज्यूमर इनटू सेपरेट सब मार्केट, ठीक है, कंज्यूमर को हमने सेपरेट सब मार्केट में डिवाइड कर दिया एंड चार्ज डिफरेंट प्राइस इन, अच्छा ये है ना सब मार्केट वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा थर्ड डिग्री। वापस देखिए, देखिए 83 में क्या बोला गया है, 83 में सब मार्केट की बात हो रही है, सब मार्केट को हमने कैसे डिवाइड किया था, इलास्टिक और इन इलास्टिक मार्केट में, इसका आंसर क्या होगा हमारा, सब मार्केट के बेसिस पे, कंज्यूमर पे फोकस नहीं करना, ये क्वेश्चन किस पे फोकस कर रहा है, सब मार्केट के बेसिस पे, सब मार्केट पे कौन से डिग्री में डिवाइड करते हैं हम, थर्ड डिग्री ऑफ द प्राइस डिस्क, क्लियर है। सब मार्केट मतलब दो मार्केट, इलास्टिक और इनइलास्टिक, जो कि थर्ड डिग्री में हमने देखा था। 84, अंडर द मोनोपोलिस्ट विल फिक्स द प्राइस विच विल टेक अवे द एंटायर कंज्यूमर सरप्लस, इसका आंसर होगा फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या बताता है, कंज्यूमर के बेसिस पे, दैट मीन कंज्यूमर की परचेसिंग पावर या इनकम के बेसिस पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, जिस कंज्यूमर की ज्यादा परचेसिंग पावर उससे हाई प्राइस चार्ज करो, जिस कंज्यूमर की कम परचेसिंग पावर उससे लो प्राइस चार्ज करो, तो कौन सी डिग्री में हो सकता है, फर्स्ट डिग्री में हो सकता है, और फर्स्ट डिग्री में ही पूरा कंज्यूमर सरप्लस मार्केट गेन कर सकता है, इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट डिग्री ऑफ द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज रिलेटेड टू, टाइम से भी होता है, साइज ऑफ द परचेज से भी होता है और इनकम से भी होता है, ठीक है। टाइम वाला कौन सा आ गया, सब मार्केट वाला, ये कौन सा होता है हमारा, थर्ड डिग्री। साइज ऑफ द परचेज सेकंड डिग्री, अगर बल्क क्वांटिटी है तो कम प्राइस और स्मॉल क्वांटिटी तो ज्यादा प्राइस। इनकम वाला फर्स्ट डिग्री, परचेजिंग पावर वाला जिसकी ज्यादा परचेजिंग पावर उससे ज्यादा प्राइस, जिसकी कम उससे कम। द फर्म एंड द इंडस्ट्री आर वन एंड द सेम इज, कौन से मार्केट में फर्म और इंडस्ट्री सेम होती है, मोनोपोली मार्केट में, क्योंकि मोनोपोली मार्केट में एक ही फर्म होती है तो वही फर्म अपने आप में इंडस्ट्री होती है और वही इंडस्ट्री अपने आप में फर्म होती है। 86 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। 87, द डिमांड का वो मोनोपोली फर्म विल बी, देखिए मोनोपोली मार्केट का डिमांड कर्व कैसा होता है, ये इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में आता है और इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट का डिमांड कर्व होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग। 87 का आंसर होगा ऑप्शन बी। इफ द एवरेज कॉस्ट इज हायर देन द एवरेज रेवेन्यू देन द फर्म्स इनकम, क्या बोला गया है, AC इज मोर देन AR, दैट मीन्स कॉस्ट ज्यादा है रेवेन्यू कम है, तो इसका आंसर क्या होगा, लॉस। इसको अब एक बार वापस देख लीजिए, हमने ऑलरेडी चार्ट बना रखा है, नॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट और लॉस का। कौन सी कंडीशन पूछी गई है, ये वाली, कि AC ज्यादा है AR कम है, तो क्या बोलते हैं हम इसको, लॉस। इफ द एवरेज कॉस्ट AC इज हायर देन द एवरेज रेवेन्यू देन द फर्म्स इनकर लॉस, इसका आंसर हो गया सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट बताना आपको इसमें से, अगेन पॉजिटिव, प्राइस रिजिडिटी इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मोनोपोली, तो पहला स्टेटमेंट ही गलत हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। रिजिड प्राइस का कंसेप्ट कौन से मार्केट में होता है, ओलिगोपोली मार्केट में, ना कि पोली मार्केट। पहला हमसे करेक्ट पूछा गया था, क्वेश्चन हमसे करेक्ट पूछा गया था, पहला रॉन्ग हो गया, तो इसका आंसर नहीं होगा। सेलिंग कॉस्ट परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में होती ही नहीं है, ठीक है? अगर हम यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लेंगे तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में एक सेलर का प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा और मार्केट में उसकी सेल ही नहीं होगी, क्योंकि इस मार्केट में प्राइस क्या होती है, इक्वल होती है, इसलिए इस मार्केट में ना तो सेलिंग कॉस्ट होती है ना ही ट्रांसपोर्टेशन, तो ए और बी तो अपने आप में गलत क्वेश्चन है। अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डू नॉट मूव फ्रीली एज दे आर, मूव फ्रीली एज दे आर लीगल रेस्ट्रिक्शन, ये बात भी गलत है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो फ्रीली मूवेबल होते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे जो भी पर्सन काम कर रहा होगा, जो लेबर या कुछ भी किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज कर रहा होगा, वो अगर एक बिजनेस में काम नहीं कर रहे तो उन्हीं का यूज करके दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, तो यहाँ पे डू नॉट नहीं, सच में होते हैं, मूव क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। इन इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ मेनी फर्म, ये बिल्कुल सही बात है, फर्म से मिलकर क्या बनती है, इंडस्ट्री बनती है,
तो हमसे करेक्ट पूछा गया था, करेक्ट क्या होगा, ऑप्शन डी। ए गलत हो गया बिकॉज उसमें क्या लिखा हुआ है कि प्राइस रिजिडिटी कौन से मार्केट में होता है, मोनोपोली में। गलत है, क्योंकि प्राइस रिजिडिटी वाला कंसेप्ट किस में होता है, ओलिगोपोली में। सेलिंग कॉस्ट परफेक्ट कॉम्पिटिशन में नहीं होती है, और परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फ्रीली मूवेबल होते हैं। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ये हमसे करेक्ट पूछा, इनकरेक्ट पूछा गया है। देखिए नेगेटिव क्वेश्चन, अंडर मोनोपोली देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ फर्म एंड इंडस्ट्री। तो सही बोला गया है, ठीक है। मोनोपोली मार्केट में जो फर्म होती है वही इंडस्ट्री होती है, जो इंडस्ट्री होती है वही अपने आप में फर्म होती है। तो ए तो सही है, ये आंसर नहीं होगा। अब मोनोपोलिस्ट में रेस्ट्रिक्ट द आउटपुट एंड रेज द प्राइस, ये भी बिल्कुल सही बात है। मोनोपोलिस्ट मतलब मोनोपोली मार्केट का सेलर। मोनोपोली मार्केट का सेलर प्रोडक्शन कम करता है, और सप्लाई कम होगी तो कमोडिटी की प्राइसेस क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ये भी करेक्ट है। हमसे इनकरेक्ट पूछा है, कमोडिटीज ऑफर्ड फॉर सेल अंडर अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन विल बी हिट्रोजीनियस। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में होमोजीनियस होती है, ना कि हिट्रोजीनियस। तो इनकरेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है, ऑप्शन सी। और हमारा आंसर भी क्या होगा, ऑप्शन सी। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज पेक्युलर टू मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये स्टेटमेंट भी सही है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो ए भी सही है, बी भी सही है, डी भी सही है। हमसे इनकरेक्ट पूछा था, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। बिकॉज परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के प्रोडक्ट हेट्रोजीनियस नहीं होते, होमोजेनियस। फॉर मार्केट द इसेंशियल कंडीशन इज, मार्केट के लिए इसेंशियल कंडीशन क्या होती है, क्या एक्चुअल में कोई जोग्राफिकल प्लेस होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, आजकल तो ऑनलाइन भी सारी परचेज और सेल हो जाती है, तो यहाँ पे कोई जोग्राफिकल प्लेस होता है, नहीं होता है, फिर भी हम उसको क्या बोलते हैं, ई कॉमर्स मार्केट बोलते हैं। तो ऑप्शन ए जरूरी नहीं हो मार्केट में इंक्लूड। कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट भी जरूरी नहीं है, बहुत सारी कम्युनिटीज की प्राइस जैसे जहाँ पे गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, तो मार्केट के लिए ये भी कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती है। क्लोज कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर, ये बात बिल्कुल सही है। अगर मार्केट होगा तो एक बायर होगा, दूसरा सेलर होगा ही होगा। तो ए भी नहीं होता है, बी भी नहीं होता है, लेकिन इसेंशियल कंडीशन में ऑप्शन सी होना चाहिए। 92, assume that when price is rupees 10 the quantity demand is 5 unit, and when the price is rupees 12 the quantity demand is 4 unit. Based on this information what is the marginal revenue resulting from increase in output from 4 unit to 5 unit। पहले 4 यूनिट थी, इनकी प्राइस कितनी थी, 12 रुपए। तो रेवेन्यू कितना हो गया हमारा, 48। जब 5 यूनिट हो गई तो इसकी प्राइस क्या हो गई, कम हो गई, कितना हो गया, 50 रुपए। तो हमारा रेवेन्यू कितने से इंक्रीज हो गया, 2 रुपए से। ठीक है, 4 यूनिट थी तब 12 रुपये प्राइस थी, टी आर 48 था। जब 5 रुपये हो गई तो टी आर, ए आर हमारी 10 थी, तो टी आर हमारा 50 हो गया। और एम आर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन टी आर। तो 50 माइनस 48 कितना हो गया, एवरेज रेवेन्यू की इक्वल किसके होती है, ए आर मतलब क्या होता है, टी आर अपॉन, देखिए इसमें से कौन सा टी आर अपॉन क्यू को शो कर रहा है, द चेंज इन पी मल्टीप्लाई क्यू ड्यू टू 1 यूनिट चेंज इन आउटपुट। देखिए चेंज लिखा हुआ है, जहाँ पे भी चेंज आता है वहां पे मार्जिनल वैल्यू कैलकुलेट होती है, एवरेज नहीं होती। ऑप्शन ए गलत हो गया। नथिंग बट प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ आउटपुट, ये बात सही है, बिकॉज हर मार्केट में जो ए आर होती है वही क्या होती है, हमारी प्राइस भी होती है। तो ऑप्शन बी एक बार होल्ड करके रखते हैं, ये सही है। द चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस, डेल्टा क्यू अपन डेल्टा पे तो कुछ निकलता ही नहीं, ये गलत हो गया। ठीक है, डेल्टा क्यू अपन डेल्टा पे निकलता है, ये एम मार्जिनल रेवेन्यू। नहीं, मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू होता है, इसका ये कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, इसका आंसर ये भी नहीं होगा। ग्राफिकली डिनोट द फर्म सप्लाई कर्व, नहीं, ठीक है, ये नहीं डिनोट करता। जो एमसी कर्व होता है, हमने अभी अभी देखा, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व होता है अबाउ द एबीसी कर्व, वो क्या बताता है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के सप्लाई कर्व को, सप्लाई शेड्यूल को बताता है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तीनों स्टेटमेंट गलत है। एवरेज रेवेन्यू होती है किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस। एग्जाम्पल ऑफ कमोडिटी सेट टू हैव एन इंटरनेशनल मार्केट, इसमें से कौन सी कमोडिटी का इंटरनेशनल मार्केट होगा। देखिए पहला क्या दे रखा है, पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स का इंटरनेशनल मार्केट इंपॉसिबल है, बिकॉज इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप चीजें सेल करोगे तो रास्ते में ही खराब हो जाएगी, तो पेरिशेबल गुड्स जनरली नहीं होता है। हाई वैल्यू स्मॉल बल्क कमोडिटीज, ये हो सकता है, इसको होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट उन्हीं कमोडिटीज का होता है जिनकी वैल्यूज तो बहुत ज्यादा हाई होती है, बट वो बल्कि नहीं होती, दैट मीन वो कम स्पेस को रोकती है, मतलब जिनको लाने ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन को खर्चा ज़्यादा नहीं हो पाता। प्रोडक्ट हुज ट्रेडिंग इज रेस्ट्रिक्टेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, जिसको गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्ट कर रखा है उसका तो इंटरनेशनल मार्केट हो ही नहीं सकता, तो बिल्कुल ही गलत है।
बल्कि आर्टिकल्स का भी नहीं होता है, बिकॉज अगर आप इंटरनेशनल मार्केट पे बल्कि आर्टिकल्स को लेके जाओगे तो वहां पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही आपकी बहुत ज़्यादा लग जाएगी, तो मार्केट में आपको हो सकता है उतनी प्राइस भी ना मिले। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऐसे गुड्स जिनकी वैल्यू तो होती है हाई और क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है, वो बोलते हैं हम इंटरनेशनल मार्केट। 95। वीकली मार्केट इज ए एग्जाम्पल ऑफ कि वीकली मार्केट होता है अनरेगुलेटेड मार्केट। ठीक है, रेगुलेटेड मार्केट का मतलब तो होगा कोई स्टेचुटरी बॉडी उस मार्केट को कंट्रोल कर रही है। स्पॉट मार्केट होता है आपका सिक्योरिटी से रिलेटेड, फॉरवर्ड मार्केट भी उसी के अंदर आता है, ये सारे रेगुलेटेड के अंदर ही आ जाते हैं। बट अनरेगुलेटेड मार्केट, वीकली मार्केट होता है वो क्या होता है हमारा अनरेगुलेटेड मार्केट, मतलब उसको रेगुलेट करने के लिए कोई लॉज और रूल्स और रेगुलेशन नहीं होते। कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम फॉर्म आर, दो कंडीशन होती है, एम आई इज इक्वल टू एम सी, एम सी कर मस्ट कट एम आर कर फॉर्म दी। पहली कंडीशन दे रखी है एम आई इज इक्वल टू एम सी, सही है। एम सी शुड कट एम आर कर फ्रॉम बिलो, ये भी सही है। एम आर एंड ए आर एंड एम सी शुड कट एम आर फ्रॉम बिलो, ये वाला गलत है। ठीक है, ए आर नहीं कट करता, सिर्फ एम आर और एम सी को देखते हो, सी तो हो गया गलत। एम आर इज इक्वल टू एम सी एंड एम सी शुड हैव पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, ए भी सही है, बी भी सही है, लेकिन सी क्या बोल रहा है, एम आई इज इक्वल टू एम सी एंड एम सी शुड हैव अ पॉजिटिव स्लोप। जैसे ये मैंने परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट का एम आर कर्व बनाया और ये एम सी कर्व बनाया। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या होगा, इस पॉइंट पे एम आई इज इक्वल टू एम सी है और यही हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, क्योंकि यहाँ से एम सी एम आर को कट करता हुआ ऊपर जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव स्लोप। यहाँ पर एमसी का क्या है, नेगेटिव स्लोप है, कि यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव स्लोप है। तो ए और बी दोनों मिलकर किस में आ गए, डी में। वैसे ए और बी भी सही है, बट ए बी डी तीनों सही है, लेकिन डी के अंदर ए और बी दोनों ही इंक्लूड है, तो इसका आंसर क्या होगा 96 का ऑप्शन डी। नेचुरल मोनोपोली अराइज व्हेन, नेचुरल मोनोपोली का मतलब एक ही पर्सन के पास सारे राइट चले गए मोनोपोली में, मोनोपोली मार्केट में बिजनेस करने के। ऐसा तब होता है जब किसी भी पर्सन को वेरी लार्ज इकोनॉमीज ऑफ स्केल रिसीव होता है, दैट मीन्स उसकी कॉस्ट तो क्या आती है, मिनिमम, उससे प्रॉफिट क्या होता है, मैक्सिमम। ठीक है, तो 97 का आंसर होगा ऑप्शन सी। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है, आपके मॉड्यूल में इस चैप्टर में दे भी रखा है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, उसके अंदर इंटरनल इकोनॉमीज और इंटरनल डिसइकोनॉमीज और एक्सटर्नल इकोनॉमीज और एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज ही दे रखा है। तो एक बार ब्रीफ में समझ लीजिए होता क्या है। इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमी, इकोनॉमिक्स का मतलब होता है इंटरनल, इकोनॉमिक्स का मतलब होता है एडवांटेज, और ये दो टाइप की होती है, बेनिफिट या एडवांटेज। ठीक है, ये दो टाइप की होती है, इंटरनल, एक्सटर्नल। डिसइकोनॉमिक्स मतलब लॉस या डिसएडवांटेज, ये भी दो टाइप की होती है, इंटरनल या एक्सटर्नल। इंटरनल इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि फर्म के खुद के एफर्ट की वजह से फर्म को कोई प्रॉफिट हो रहा होगा और वो मार्केट में सिर्फ एक ही फर्म को इम्पैक्ट करेगा। एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स का मतलब होगा फर्म के आउटसाइड से कुछ ऐसे रीजन होंगे जिससे पूरा मार्केट इम्पैक्ट हो रहा होगा। दिस इकोनॉमिक्स इंटरनल के अंदर होगा कि फर्म के खुद के एफर्ट की वजह से फर्म का कोई ऐसी डिसीजन मेकिंग हो गई होगी जिससे पूरी फर्म को लॉस हो रहा होगा। और एक्सटर्नल डिस इकोनॉमिक्स का मतलब मार्केट की सारी फर्म को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो नेचुरल मोनोपोली जब अराइज होती है तब, जब अराइज होती है जब वेरी लार्ज इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है। ठीक है, तो 97 का आंसर होगा ऑप्शन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैन नॉट परसिस्ट अंडर द फॉलोइंग मार्केट, इसमें से कौन से मार्केट में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है? सिंपल सी बात है जो हम इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट पढ़ते हैं, हम जो इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट पढ़ते हैं वहां पे हम तीन मार्केट पढ़ते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, इसी का एक डिओपोली मार्केट भी पार्ट होता है, लास्ट बचा हमारा मोनोपोली। इन सारे ही मार्केट में प्राइस कंट्रोलिंग पावर होती है, इसमें सबसे कम होती है, इसमें थोड़ी
इसमें सबसे कम होती है, इसमें थोड़ी ज़्यादा होती है, इसमें बहुत ज़्यादा होती है। तो इन तीनों मार्केट में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कौन कर सकता है? मोनोपोली मार्केट का ही कर सकता है। कैन नॉट पूछा गया है, कैन नॉट किस में नहीं होगा? परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में, बिकॉज परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में सारी ही कमोडिटी के प्राइस बिल्कुल सेम होते हैं। तो जब गुड्स से आइडेंटिकल है तो आप कमोडिटी की प्राइस कैसे चेंज कर सकते हो? Sweezy's मॉडल एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ प्राइस रिजिडिटी रिलेटिंग टू फॉलोइंग मार्केट फॉर्म। तो आपको पता है स्वीजी का जो मॉडल होता है वो उसने किसके लिए एक्सप्लेन किया था? ओलिगोपोली मार्केट के लिए। तो प्राइस रिजिडिटी का कंसेप्ट भी कौन से मार्केट में आता है? ओलिगोपोली मार्केट में। तो यहाँ पे किंक से पहले ई मोर देन वन हो जाती है, यहाँ पे ई लेस देन वन हो जाती है। इसलिए सेलर को एडवाइस किया जाता है कि आप यही मार्केट, इसी प्राइस पे मार्केट में प्रोडक्ट को सेल करिए। 99 का आंसर होगा ऑप्शन। कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोपोली मार्केट एंड मोनोसोनी मार्केट इज कॉल्ड, इसका आंसर होगा बायलेटरल मोनोपोली। मोनोपोली मार्केट का मतलब होता है सिंगल सेलर, और मोनोसोनी मार्केट का मतलब होता है सिंगल बायर। ठीक है, जहाँ पे सिंगल बायर सिंगल सेलर होंगे, दोनों ही तरफ से सिंगल सिंगल हो गए, तो बायलेटरल का मतलब क्या होता है? दो तरफा मोनोपोली मार्केट। 100 का आंसर होगा ऑप्शन। प्राइस वेरीज बाय एट्रीब्यूट सच एज लोकेशन बाय कस्टमर सेगमेंट इज डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसका आंसर क्या होगा हमारा? लोकेशन बाय कस्टमर सेगमेंट। कस्टमर सेगमेंट और लोकेशन के थ्रू कर रहे हैं। डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कस्टमर सेगमेंट जनरली होता है हमारा फर्स्ट डिग्री। ठीक है, लास्ट वाले का आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन। अच्छा, एक मिनट वापस देखते हैं, लास्ट वाले का सी आंसर दे। लोकेशन और बाय, अच्छा आपको इसको फोकस इस पे रखना है, ठीक है, कस्टमर सेगमेंट पे। कस्टमर सेगमेंट फर्स्ट डिग्री में तो क्या होता है हमारा? परचेजिंग पावर के थ्रू। लोकेशन मतलब सब मार्केट के बेसिस पे। सब मार्केट का मतलब क्या होता है? इलास्टिक और इनइलास्टिक। इसमें कंफ्यूज मत होना, जैसे मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, ध्यान रखिएगा। लोकेशन और बाय कस्टमर सेगमेंट। कस्टमर सेगमेंट का मतलब हमें परचेजिंग पावर से नहीं है, कस्टमर सेगमेंट का मतलब है एक ऐसा मार्केट जहाँ पे कंज्यूमर की डिमांड इलास्टिक है, ऐसा मार्केट जहाँ पे कंज्यूमर की डिमांड इन इलास्टिक है। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन। ठीक है, आई होप कि आपको ये चैप्टर पूरा क्लियर हो चुका होगा। हमने विद कंसेप्ट पूरा चैप्टर क्लियर करने की कोशिश की है, और आपके एग्जाम में जो हमने एबीसी एनालिसिस किया था इकोनॉमिक्स पेपर का, वहाँ हमने देखा था कि आपका जो सबसे ज़्यादा वेटेज है, एक तो इस चैप्टर का, एक दूसरा नेशनल इनकम वाला चैप्टर है, जहाँ पे हर बार आपके 15-15 क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा ये वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए धन्यवाद।